चलो हम आज जो है मैथ में क्लास 10th की मैथ में बहुपद वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये तुम्हारा क्लास 10th की मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद। पहला चैप्टर है तुम्हारा जो है संख्या पद्धति, तो उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, बहुपद को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए। फिर इसके बाद में हम इसके टर्म और कंडीशन क्या है, कैसे इस पे सवाल को लगाया जाएगा, पढ़ेंगे। तो कक्षा 9 में तुम्हें बहुपद पढ़ाया गया होगा, बहुत लोग बहुपद से परिचित होंगे। तो चलो हम बहुपद को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं बीजीय व्यंजक को। बीजीय व्यंजक क्या होता है, समझ गए। तो बीजीय व्यंजक को पढ़ने से पहले हमें चर और अचर को जानना होगा। यानी कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। देखो, चर राशि और अचर राशि, तो बस चर और अचर को बस इतना से ध्यान देना है तुम्हें कि क्या हो। अचर राशि किसे कहते हैं, तो ऐसी राशि, मतलब ऐसी राशि है एक्स वाई जो जेड, जितने अक्षर होते हैं उन्हें हम चर में लेते हैं, चर राशि में। चर राशि में तुम इसके जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अचर राशि फिक्स होता है, जितने भी अंक होते हैं वो अचर राशि के अंतर्गत आते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। और एक्स वाई जेड है तो तुम एक्स वाई जेड को अपने सुविधा अनुसार एक्स बराबर 1 रख के समीकरण हल करते हो ना, एक्स बराबर 2 रख के समीकरण हल करते हो। तो वही बात है, चर राशि किसे कहते हैं, जितने अक्षर हैं उन्हें चर राशि के अंतर्गत रखा गया है, जितने अंक हैं उन्हें अचर राशि के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बीजीय व्यंजक को पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तुम कक्षा 6, 7 में 8 में पहले पढ़ते थे बीज गणित, समझ गए। यानी कि बीजीय व्यंजकों से बना है बीज गणित, समझ गए। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर का संयोग होता है, ऐसे व्यंजक जो चर एवं अचर के संयोग से प्राप्त होते हैं। क्या जी मैंने बताया, चर और अचर के संयोग से प्राप्त होते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहा जाता है, तो ऐसे व्यंजक या ऐसे पद जो चर या अचर के संयोग से प्राप्त होते हैं उन्हें बीजीय व्यंजक कहा जाता है। चर और अचर का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, संयोग का मतलब होता है कि गुणा कर लो, तुम जोड़ लो, घटा लो, भाग कर लो। संयोग का मतलब ये नहीं कि बस जोड़ा जाएगा, तो संयोग का मतलब होता है मिलना, यानी कि चर और अचर मिलेंगे। कब मिलेंगे, गुणा करोगे तो मिलेंगे ना, भाग करोगे, घटाना करोगे, जोड़ करोगे। तो बीजीय व्यंजक का मतलब होता है जब तुम चर को अचर में जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो, इसमें जोड़ा गया, ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, समझ गए। अगर तुम भाग करते हो तो ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब बीजीय व्यंजक जब कंफर्म हो गया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसके बाद नंबर आता है बहुपद का, समझ गए। बीजीय व्यंजक पढ़ने के बाद नंबर आता है क्या, बहुपद का। यही तुम्हें कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, बहुपद में ही बीजीय व्यंजकों या बहुपदों को जोड़ना, गुणा करना, घटाना, भाग करना, ये सारा कुछ 9 में पढ़ाया जाता है कि इसको और इसको कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा। आगे चलो, बहुपद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर का नाम भी है। तो एक बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है। बहुपद किसे कहते हैं, तो एक बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है, यानी कि बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है, व्यंजक ही बहुपद होता है। यदि कौन सी कंडीशन लग जाएगी, एक बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है यदि फर्स्ट वाली कंडीशन चर राशि करड़ी में न हो, चर राशि करड़ी में नहीं होनी चाहिए, चर राशि करड़ी में नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन चर राशि के घात माइनस नहीं होना चाहिए, चर राशि के घात माइनस नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है तुम्हारी बहुपद की, जो तुम्हें याद रखना है। एक बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाता है यदि चर राशि करड़ी में न हो,
और यदि चर राशि के घात माइनस न हो। समझ गए, ये बहुपद की पहचान है, बहुपद को इस तरह पहचाना जाता है। तो एक यहाँ से एक जो है परिणाम निकल के आता है, एक परिणाम क्या निकल के आता है कि देखो प्रत्येक बीजी व्यंजक, यानी कि ऐसे कहो प्रत्येक बहुपद बीजी व्यंजक होता है। प्रत्येक बहुपद क्या बीजी व्यंजक होगा, क्योंकि बहुपद का मतलब होता है चर और अचर, बीजी व्यंजक को ही बहुपद कहते हो, यानी बहुपद में चर अचर रहेगा संयोग, तो तुम प्रत्येक बहुपद को बीजी व्यंजक कह सकते हो, प्रत्येक बहुपद को बीजी व्यंजक कह सकते हो, लेकिन प्रत्येक बीजी व्यंजक को बहुपद नहीं कहा जा सकता है। कैसे, तो यहाँ पे देखो करणी में यक्ष धन 2, ये बताओ बीजी व्यंजक है, तो बीजी व्यंजक है क्योंकि इसमें चर और अचर का संयोग है। लेकिन अगर बोला जाएगा बहुपद है तो बहुपद नहीं है, क्योंकि चर राशि किसमें आ गई, करणी में आ गई। तो एक यहाँ से परिणाम क्या निकलता है कि जो है प्रत्येक तुम्हारा जो बहुपद होता है, प्रत्येक बहुपद बीजी व्यंजक होता है, समझ गए, लेकिन प्रत्येक बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है। समझ गए क्या, प्रत्येक बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता है, क्योंकि अगर चर राशि करणी में तुम कर देते हो तो ये बीजी व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया यहाँ से बहुपद की परिभाषा, बीजी व्यंजक की परिभाषा। अब हम चलेंगे बहुपद के प्रकार में। समझ गए बहुपद कितने प्रकार का होता है। देखो बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है, बहुपद के प्रकार को, एक तो घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। कौन कौन सा प्रकार इसमें बांटा गया है जी, एक घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा जो बांटा गया है वो बांटा गया है पद के आधार पर, पद के आधार पर या पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। अगर मैं इसको देखूं कि क्या मैं बोल रहा हूं, घात के आधार पर। अब देखो अगर बहुपद पर महत्तम घात 1 है, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मैं तुम्हें ये बता दूं बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो दिए गए बहुपद में जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तुम्हें कोई बहुपद दिया गया है, उसकी जो सबसे बड़ी घात है वही क्या है, बहुपद की घात है। समझ गए, तो घात के आधार पर अगर सबसे बड़ी घात 1 हो, अगर घात 1 हो तो क्या बोलोगे, एक घातीय बहुपद, या इसको एक घातीय बहुपद, या इसको तुम बोल सकते हो रैखिक बहुपद। क्या बोल सकते हो, रैखिक बहुपद। आगे अगर 2 घात रहेगी तो इसको द्विघातीय बहुपद, क्या बोलोगे, द्विघातीय बहुपद। इसी तरह 3 घात रहेगी तो त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और 3 से ज्यादा रहेगी तो बहुघातीय बहुपद हो जाएगा। समझ गए। अब पदों के आधार पर, अब किसकी बारी आती है, पदों के आधार पर। पदों की संख्या अगर दिए गए बहुपद में, तो अगर दिए गए बहुपद में पदों की संख्या 1 है, जैसे मैं बोलूं कि ये 2 क्या है, अचर पद है। समझ गए, अगर पदों की संख्या 1 है तो एक पदीय बहुपद, समझ गए क्या, एक पदीय बहुपद, और पदों की संख्या 2 है तो द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। और यदि पदों की संख्या कितनी है, और यदि पदों की संख्या 3 है तो त्रिपदीय बहुपद। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, अगर 2 को मैं लूं तो ये एक पदीय बहुपद हो जाएगा। समझ गए, 2 को लूं तो एक पदी, अगर मैं इसको लूं तो 2 पदी, इसमें 2 पद हैं, और मैं इसको लूं तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। समझ गए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। समझ गए, तो त्रिपदी और ऐसे बढ़ जाएगा तो बहुपदी कर देना, 3 से ज्यादा होगा तो बहुपदी। समझ गए। अब इधर मैं जो घात के आधार पे मैंने बोला, तो अगर इसका एग्जांपल मैं लूं तो x + 2 ये रैखिक बहुपद है, जो कि तुम पढ़ते हो रैखिक समीकरण। समझ गए, तो रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है, अधिकतम घात 1 होती है ना,
तो इसमें भी घात अधिकतम क्या 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। अगर द्विघाती बहुपद की बात करें तो x² + 2x + 2 ये द्विघाती बहुपद हो गया। अगर त्रिघाती बहुपद की बात करें तो x³ + 3x² + 4 ऐसे करके आ जाएगा, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तुम त्रिघाती बहुपद तभी कहोगे जब ये बहुपद रहेगा, समझ गए। इस टाइप का अगर आ गया 4x + 5 आगे करके ऐसा कुछ आ गया तो त्रिघाती बहुपद। अगर मैं ऐसे कर दूं कि करड़ी में x³ + 4x² + 6x³ + 8x ऐसे करके, तो अब बोला जाएगा कि ये बताओ कौन सा कै पदी बहुपद है, 1 2 3 4, तो 4 पदी कहोगे, नहीं 4 पदी बहुपद नहीं है, बहुपद है ही नहीं, तो मैं पदी फिर बोला नहीं जाएगा। पदी होने के लिए बहुपद होना आवश्यक है, ये बीजी व्यंजक है, ये क्या है, बीजी व्यंजक है, बहुपद नहीं है, समझ गए, क्योंकि चर राशि किसमें है, करड़ी में है, समझ गए। तो चलो ठीक, इसके आगे अब चलेंगे। देखो इसमें मैंने क्या क्या टॉपिक बताया, इसमें ब्रीफली सुन लो। पहले मैंने बताया बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर का संयोग ही बीजी व्यंजक कहलाता है। चर और अचर मिलते हैं तो बीजी व्यंजक बनता है, समझ गए। संयोग का मतलब होता है उनको जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए। आगे इसमें बहुपद किसे कहते हैं, तो एक बीजी व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है। उसमें दो कंडीशन है। चर राशि करड़ी में नहीं होनी चाहिए। चर राशि ऐसा नहीं है कि तुम अचर करड़ी में दे दिया, करड़ी में 5 तो बोल दो बहुपद नहीं है। अरे चर की बात हो रही है, और चर राशि के घात माइनस नहीं होना चाहिए। बहुपद के प्रकार में मैंने बताया 2 आधार होता है घात के आधार पर। एक घाती बहुपद यानी कि घात 1 x + 2 जैसे घात क्या 1 है। आगे द्विघाती बहुपद x² + 2x + 2। अब जैसे आपका अब देखो त्रिघाती बहुपद x³ + 3x² + 4x + 5, ये क्या हो गया जी, त्रिघाती बहुपद। 3 पद है, 3 से ज्यादा हो गए हैं, तो ये त्रिघाती नहीं बहुघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे द्विघाती मैंने कहा है ना, तो नहीं, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया, ये त्रिघाती बहुपद हो गया। अब पद के आधार पे, पद के आधार पे यानी कि जब बहुपद में क्या हो पद, अभी देखो मैंने 2 कहा था ना, 2 बहुपद नहीं माना जाएगा, इसमें केवल अचर है। चर और अचर का संयोग मैंने कहा है ना, तो इसमें ना चर अचर का संयोग करा दो तुम, यानी कि 2x। अब ये बहुपद हो गया। अब ये क्या हो गया, बहुपद यानी कि बीजी व्यंजक हो गया। अगर इसमें अब ये क्या है, ये अंक है, अभी बीजी व्यंजक नहीं है। जब इसमें तुम x का गुणा कर दो, x का भाग कर दो, x जोड़ दो, x घटा दो, तो क्या बन गया जी, बीजीय व्यंजक। अभी तक क्या ये था, 2 अंक था, तो ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, समझ गए। और बहुपद की घात क्या किसे कहते हैं, तो जो तुम्हें बहुपद दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ, जिसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी। अब चलो हम आगे पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, किसे कहते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, जैसे तुम जो है समीकरण को हल करते हो तो x की वैल्यू निकालते हो ना, कुछ x का मान आता है। देखो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या होता है, जैसे तुम्हें अगर मैं ये सवाल दे दूं कि x² + 2x + 4, इसका आप खंड करो, समझ गए। तो खंड करके आप x की वैल्यू निकालते हो ना, x का कुछ मान आता है ना, x का मान, तो x की वैल्यू ही शून्य कहलाती है, समझ गए। x की वैल्यू, अगर तुम्हें जो बहुपद दिया गया है, जैसे मैं ये बहुपद दे दूं x + 2, अगर इसको मैं 0 के बराबर कर दूं तो x बराबर क्या आएगा, -2। जो -2 है वही बहुपद का शून्यक है, समझ गए। बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो तुम्हें एक घाती बहुपद दिया गया है, द्विघाती बहुपद दिया गया है, त्रिघाती बहुपद दिया गया है, उसको हल करके जो x का मान निकालते हो ना वही शून्यक है। किसी चीज को जब द्विघात समीकरण तुम पढ़ते हो तो उसी को मूल कहा जाता है, समझ गए, क्या कहा जाता है, मूल।
तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं? तो दिए गए बहुपद में जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू को निकालते हैं, तो वही क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? तो अगर तुम्हें किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर करना होता है। जैसे मैं कहूं कि ये मैं बहुपद दे दिया, ये क्या है? बहुपद है कि नहीं है? है ना? इसका शून्यक ज्ञात करना है। इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर करो, x बराबर -2 हल करके जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। अब चलो आगे इसमें बढ़ते हैं हम। बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? तो मोटी मोटा यही समझ जाओ कि x की वैल्यू है। समझ ये क्या है? x की वैल्यू, बहुपद के शून्यक। समझ गए? अब बहुपदों की शून्यक की संख्या ज्ञात करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए? देखो बहुपदों के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है? अगर एक घाती बहुपद है या रैखिक बहुपद है तो उसमें x की वैल्यू कितनी आएगी? ये देखो एक घाती, ये देखो द्विघाती, ये देखो त्रिघाती। अगर मैं इन तीनों को हल करूं तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो शून्यकों की संख्या एक आएगी ना, x बराबर -2 आएगा। अब एक रैखिक बहुपद में एक ही मान आएगा ना x का, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? 1 हो गई। इसमें 2 आएगी, इसमें 3 आएगी। मतलब x की जितनी वैल्यू है वही क्या है? शून्यकों की संख्या है। x की जितनी वैल्यू है वही शून्यकों की संख्या है। आगे देखो, अब शून्यकों की संख्या को हम ग्राफी विधि से ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों की संख्या को ग्राफी विधि से ज्ञात करने के लिए एक तरीका है कि दिए गए ग्राफ में ग्राफ वाली रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। एक चीज ध्यान देना, शून्यकों की संख्या ग्राफ विधि से। एक मैंने बताया अभी क्या थी शून्यकों की संख्या, कि शून्यकों की संख्या अगर रैखिक होगा बहुपद तो 1 होगी, द्विघात बहुपद होगा 2 होगी, त्रिघात बहुपद होगा 3 होगी शून्यकों की संख्या, x की वैल्यू। लेकिन जब तुम्हें ग्राफ दिया होगा तो कैसे निकालोगे? पहली जो प्रश्नावली है तुम्हारी एनसीईआरटी की, उसमें ग्राफ दिया है, ग्राफ बनाया है। तो जो ग्राफ वाली रेखा हमारी है वो x अक्ष को कितनी बार काटती है उतने ही शून्यक होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ छोटा छोटा, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश। अब जो तीसरी रेखा आएगी वो ग्राफ वाली रेखा होगी। अब जो तीसरी रेखा आएगी कौन सी रेखा होगी जी? ग्राफ वाली। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, समझ गए? अब पूछा जाएगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? तो मैंने बताया है कि ग्राफ वाली रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है उतने ही शून्यक होंगे। इसमें x अक्ष को कितनी बार स्पर्श किया? 1, ये 2 बार ना। x अक्ष को कितनी बार काटा है ग्राफ वाली रेखा? 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 2। अब इसी तरह मैं ग्राफ बनाऊं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको बाद में पढ़ाऊंगा। अब इसी तरह ये देखो, ये y अक्ष है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। अब इसी चीज को मैं कुछ अलग तरीके से इस तरह जो है इस तरह बनाऊं। अब मैं कहूं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया है बस एक फंडा, एक रूल कि ग्राफ वाली रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है या टच करती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बोलो 4। अगर मैं यहीं पे एक और ग्राफ बनाऊं, समझ गए? और ये हमारा ग्राफ ये हो गया, ये y
वाई डैश एक्स एक्स डैश। अब मैं पूछूं कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को टच कर ही नहीं रहा है। तो बस तुम्हें ग्राफ से शून्यकों की संख्या बताने के लिए तुम्हें केवल इतना ही बताना है कि जो ग्राफ वाली रेखा है, जैसे तुम ना, ग्राफ वाली रेखा का मतलब क्या होता है, जैसे तुम ग्राफ खींच रहे हो समय और दूरी के बीच, तो जो तीसरी रेखा होती है ना, वो ग्राफ वाली रेखा होती है। एक तो ये समय को प्रदर्शित करता है, एक दूरी को, और तीसरी क्या करती है, ग्राफ को बताती है। समझ गए? तो इस तरह जो है हम इस तरह बहुत सारे ग्राफ आएंगे, ऐसे करके, समझ गए, ऐसे कर दो। ये आप बताओ कितने, एक बार एक्स अक्ष को टच कर रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। समझ गए? तो ये शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्य क्या होते हैं, शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, एक तो जो हमें बहुपद दिया रहेगा उस आधार पे, और एक जो ग्राफ दिया रहेगा। समझ गए? यानी कि ग्राफ के आधार पे हम शून्यकों की संख्या को कैसे बताएंगे, दिए गए ग्राफ में जो हमें ग्राफ दिया गया रहेगा उसमें एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी, जो ग्राफ वाली रेखा है एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे बहुपदों की शून्य। अब आगे देखो, आगे चलते हैं इसमें। आगे हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। अभी तुमने क्या जाना, अभी तुमने जाना शून्यक। शून्यक समझ गया ना, शून्यक क्या होता है। अब शून्यक तो अभी बताए हैं कि जो x की वैल्यू होती है वही शून्यक होता है, मतलब जो बहुपद दिया गया है हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारा क्या है, शून्यक है। अब इसमें एक नई चीज आ गई, गुणांक। गुणांक क्या होता है, तो पहले मैं गुणांक को बता देता हूँ, फिर दोनों में संबंध को बताऊंगा कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होते हैं। तो चलो देखो, इसमें हम बताते हैं जो है, देखो क्या बंद किए होगा, ठीक है तब क्यों। देखो, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। पहले गुणांक को मैं बता देता हूं, गुणांक क्या होता है। गुणांक, तो गुणांक का मतलब देखो, चर राशि से लगा हुआ अचर पद, चर राशि से लगा हुआ अचर पद ये गुणांक कहलाता है। जैसे मैं ये बोलूं 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x, तो इस चर राशि से जो लगा हुआ अचर पद है वही उस चर राशि का गुणांक होता है। समझ गए? जैसे यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, x क्यूब का गुणांक क्या है, 4 है, x का गुणांक क्या है, 5 है। तो चर राशि से लगा हुआ अचर पद क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। समझ गए? तो गुणांक समझ गए, यानी कि जो चर राशि से लगा हुआ अचर पद है वही क्या कहलाता, गुणांक कहलाता है। समझ गए? तो अब चलो बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध को बताते हैं। पहले मैं देखो, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध को द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद में बताया जाता है। तो मैं पहले किस बहुपद को ले रहा हूँ, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद। देखो, द्विघाती बहुपद का जनरल समीकरण जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघाती बहुपद का जनरल रूप है। समझ गए? इसमें c क्या है, अचर पद है। द्विघाती बहुपद जब भी तुम्हें आता है तो इसी टाइप का आता है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मतलब इस टाइप का आएगा। तो इसको क्या कहोगे, द्विघाती
बहुपद। तो ये द्विघाती बहुपद का जनरल समीकरण है, समझ गए, सामान्य रूप। अब इसके गुणांक में, इसमें गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, एक्स का गुणांक क्या है b, और ये क्या है अचर पद, c क्या है अचर पद। तो हमें बताना क्या है इसके शून्य। तो मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू फाइंड नहीं है ना, तो शून्य को मानना पड़ेगा ना। तो माना कि इसमें, अब देखो द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने होंगे, 2। मैंने कहा कि अगर द्विघात होगा तो शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात होगा शून्यकों की संख्या 3, समझ गए। तो इसमें मान लेते हैं, माना पहला शून्यक बराबर अल्फा, ये अल्फा है। दूसरा शून्यक बराबर बीटा, दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा बीटा। अब इनमें संबंध क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, या इसको तुम कह सकते हो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, इसको तुम कह सकते हो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ गए। ये बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध है। ये क्या मैंने माना है इनको, ये माना है शून्यक और ये इनके गुणांक है। b क्या है गुणांक है ना, a क्या है गुणांक है ना, तो गुणांक और शून्यक में संबंध हो गया। अब मैं यहीं पे त्रिघात बहुपद लूंगा, समझ गए, त्रिघात बहुपद। देखो अब त्रिघाती बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अभी मैंने बताया द्विघाती बहुपद के लिए, ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो ये फार्मूला लगता है। ये बहुपद का क्या गुणांक है, माइनस बी एक्स का गुणांक है। ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये गुणांक और ये क्या शून्यक और गुणांक में संबंध हुआ कि नहीं, तो शून्यक और गुणांक में ये संबंध होता है। इस संबंध से हम शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए। अगर बहुपद में कह देगा कि x की वैल्यू इसमें निकालो, अगर तुम्हें कह देगा कि वैल्यू निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x ऐसे करके आ जाए कोई वैल्यू निकालो, तो इसी विधि से हम शून्यकों को निकाल सकते हैं, शून्यकों को बता सकते हैं, समझ गए। अब समीकरण तो है नहीं कि तुम इसको 0 के बराबर करोगे, खंड करोगे और निकालोगे, तो इसलिए वो तो तरीका खंड वाला ठीक है लगाओगे, लेकिन इस विधि से भी, समझ गए, इस विधि से भी शून्यक आएगा। और एक तो गुणनखंड करके x की वैल्यू निकालते हो ना, तो उस तरह से भी निकाल सकते हो, इस तरह से भी निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तुम्हें सवाल मिलेगा कि आप जो है सत्यापित करिए, आप जो फार्मूला लगा रहे हो अल्फा बीटा निकाल रहे हो उसका मान, और गुणनखंड करके x की वैल्यू जो निकाल रहे हो दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, एकदम सेम आएंगे, समझ गए। तो ठीक है, इधर चलते हैं। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। देखो इसमें d क्या अचर पद है। त्रिघाती बहुपद मैंने बोला था कि जिसमें महत्तम घात 3 होगी तो त्रिघाती बहुपद होगा। इसमें मैंने मान लिया कि इसका पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तीसरा शून्यक गामा है। अब इसमें हम संबंध को देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि b किसका गुणांक है जी एक्स स्क्वायर का, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक हो गया। अब इसी तरह आगे हम लिखेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होगा। इसके बराबर देखो होता है सी बाई ए, इसके बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी क्या है एक्स का गुणांक, सी क्या है एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। इधर अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ये माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। त्रिघाती बहुपद के लिए शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध का ये फार्मूला, ये हमारे रहे शून्यक और ये हैं गुणांक, समझ गए। तो ये फार्मूला अल्फा बीटा गामा
यानी कि इस तरह से हम जो है, अब अगर हमें बहुपद दे दिया जाएगा तो हम एक तो गुणनखंड करके शून्यक को निकालते हैं, दूसरा इस फार्मूले से भी हम शून्यकों को निकालेंगे। समझ गए? ये हमारा बहुपद का चैप्टर था जिसमें ये सारी जानकारियाँ हमने सीखी। समझ गए? इसके आगे का एक ठो है जो है टॉपिक विभाजन एल्गोरिथम करके है, उसको मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। बहुपद में तुम्हारा जो क्लास 10th का बहुपद है उस बहुपद में इतना ही है, थोड़ा सा बचा केवल है विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उसको मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। कल अगली क्लास में इसी के सवालों के साथ मिलूंगा, बहुपद के जो मैंने आज रूल बताए हैं इंट्रोडक्शन में, उन्हीं के सवालों को करेंगे। चलो ठीक है, कल हम मिलते हैं अगली क्लास में।